और बढ़िया। आज से पहले हमने सभी वीडियोस के अंदर में हमने कुछ एक टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जैसे अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा है उस चैप्टर के अंदर में, हम उसका अगर ओवरव्यू देखें तो हमने जो प्लांट की जो जनरेशन थी अलग अलग, जैसे स्पोरोफिटिक जनरेशन से वहाँ पर हमने स्पोर बना लिया था, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, और फिर उससे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो चुका था हमारा, हमने गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लिया था, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। और उसके अंदर में हमने देखे थे कि किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर में 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता था, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक में यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में होता था, और वहाँ पर जिसे हम एग सेल के नाम से जानते थे। इन दोनों गैमेट के फ्यूज़न के लिए पॉलिनेशन के हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स देखे कि पॉलिनेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन सा पॉलिनेशन अच्छा होता है, कौन सा पॉलिनेशन उतना अच्छा नहीं होता, और प्लांट जो है वो कौन से पॉलिनेशन को फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हमने बात कर ली। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक बार जब पॉलिनेशन हो गया, यानी कि जब वो स्टिग्मा के ऊपर में पॉलन आकर लैंड कर गया, उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स होंगे, अब क्या होगा। हमने मेल गैमेट्स बनाए मेल फ्लावर के अंदर में, फीमेल फ्लावर में हमने फीमेल गैमेट बनाए, फिर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचा दिया, मेल गैमेटोफाइट जो पॉलन ग्रेन था वो फीमेल तक पहुंच गया था, और अब इन दोनों गैमेट का हमें करवाना है फ्यूज़न। तो अब यहाँ पर पहुँचने के जस्ट बाद अब क्या कुछ इवेंट्स होंगे, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। हेडिंग दीजिएगा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। यहाँ पर हेडिंग होगा हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, कि जो पॉलन है वो पिस्टिल से किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, यानी कि जो पॉलन है वो जब एक बार पिस्टिल के ऊपर में आकर गिरेगा, पिस्टिल जो होता है, जो कार्पेल होता है, उसके स्टिग्मा पर जब आकर लैंड करेगा तो उसके बाद क्या कुछ इवेंट्स होंगे, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के अंदर में। इसके अंदर में टोटल 4 इवेंट्स आते हैं। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से 4 इवेंट्स होंगे। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन। सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में बारी बारी से करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से कौन कौन से इवेंट के द्वारा ये करे जाते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन। दूसरा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। थर्ड, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब into ovule, and fourth, entry of pollen tube into embryo sac। तो यहाँ पर टोटल ये 4 इवेंट्स होंगे अपने पास, मतलब ये 4 चीज़ें होंगी जिसको पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के अंदर में पढ़ा जाता है। मतलब होता ये है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते किसे हैं, पहले अगर हम इसकी बात कर लें तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर में लैंड करता है, वहाँ से लेके, उसको तो हम लोग पॉलिनेशन कहते थे, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर में लैंड होना, और स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद से लेकर, वहाँ से लेकर उस पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होते हुए, यानी कि मेल गैमेट का अंदर फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले तक, मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर में एंटर करने तक का जो टोटल इवेंट होगा उसको हम पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर एक बार लैंड होने से लेकर उन दोनों गैमेट के फ्यूजन तक जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और इसके अंदर में ये 4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले होता है रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन। बारी बारी से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो पॉलिनेशन के अंदर में हमने जब डेफिनेशन लिखा था कि अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल या पिस्टिल ऑफ द सेम स्पीसीज। यहाँ पर ये जो ऑफ द सेम स्पीसीज हमने जो बात करी है, तो सेम स्पीसीज कहने का मतलब क्या कि हमेशा ही पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज के ही स्टिग्मा पर जाकर लैंड होगा तो ही पॉलिनेशन बोला जाता है। अब बात ये आती है कि ये स्पीसीज कैसे चलेगा प्लांट को। जैसे कि राइस का प्लांट है तो उसके ऊपर में किसी दूसरे प्लांट का भी पॉलन ग्रेन आकर शेड हो सकता है, पॉलन ग्रेन आकर लैंड कर सकता है, तो क्या वो भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा? जी नहीं। स्टिग्मा जो है वो क्या करता है, हाईली सेलेक्टिव होता है। ये क्या करते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन सिक्रीट करते रहते हैं नेचर के अंदर में। जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो आपको पता होगा कि जितने भी सेल्स होते हैं इस नेचर में, उन सभी सेल्स के ऊपर में
कुछ स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे एंटीजेंस जो होते हैं उसे ही हम, वो भी एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सेल्स को आपस में आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। मतलब कोई सा भी एक सेल है, दुनिया में कोई सा भी सेल हो, चाहे कि वो बैक्टीरिया हो, प्लांट का सेल हो, फंगस का सेल हो, अमीबा हो, ह्यूमन सेल हो, हर सेल के ऊपर में मिलियंस ऑफ मिलियंस ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल दरअसल आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं कि उसके आसपास में सराउंडिंग में कौन सा मटेरियल है या कौन सा सेल है। एक तरीके का सेंसुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो, एक तरीके के उनके सेंसेस होते हैं, सेल के पास सेंसेस होते हैं, जैसे हमारे पास सेंसेस हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, है ना, स्किन वगैरह है। तो वैसे ही क्या होता है कि सेल के जो सेंसेस होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है कि अपने आसपास के अलग अलग सब्सटेंसेस को और साथ ही अपने आसपास के आने वाले अगल बगल जितने भी सेल्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो सेल अपनी ही स्पीसीज़ का है या फिर डिफरेंट स्पीसीज़ का है। और इसके बेसिस पर पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजी डिपेंड करता है इसी ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पर। इसी के बेसिस पर पूरा स्पीसीज़ जो है वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होना है किसके साथ नहीं होना है। ब्लड ग्रुप जो है हम इसी ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। तो अब हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि क्या होगा कि जब स्टिग्मा है वो क्या करता है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा होता है, पॉलन ग्रेन भी आता है, तो पॉलन ग्रेन दूसरी स्पीसीज का भी लैंड हो रहा है और खुद की स्पीसीज का भी लैंड हो रहा है। लेकिन जो खुद की स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होगा वो खुद के ही स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर जब जाकर लैंड करता है तो उन दोनों के बीच में होता है केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन से स्टिग्मा आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो पॉलन ग्रेन आया हुआ है वो अपने ही स्पीसीज का है या नहीं। ये जो पॉलन ग्रेन होगा इसको, मतलब स्टिग्मा एक तरीके से क्या कर रहा है, या पिस्टिल एक तरीके से क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो पॉलन ग्रेन आया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग कॉम्पैटिबल है कि नहीं। अब एक जगह पे और आया हुआ था कॉम्पैटिबल वर्ड, कहाँ पर, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, याद है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम जब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर में हमने देखा था कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी जो 6th पॉइंट था, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर खुद का पॉलन ग्रेन अगर गिर भी जाए तो वो पॉलन ग्रेन खुद के ही प्लांट के ऊपर में जर्मिनेट नहीं होता है। इसको हम लोग कहते थे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद के प्रति सेल्फ इनकॉम्पैटिबल होना। इनकॉम्पैटिबल का मतलब उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाना, है ना, मतलब उसके साथ एडजस्टेबल नहीं होना, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो स्टिग्मा जो है जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है तो उसकी कॉम्पैटिबिलिटी चेक करता है कि क्या ये मेरे लायक है। इस स्टिग्मा जो है वो खुद के प्रति सोचता है कि ये पॉलन ग्रेन जो है वो उसके लायक है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्पैटिबल है या नहीं। अब कॉम्पैटिबिलिटी में क्या कुछ चीज़ें चेक करी जाती हैं, तो पहली तो चीज़ जो है वो चेक करी जाएगी स्पीसीज़ कि क्या ये जो पॉलन ग्रेन आया हुआ है वो खुद के ही स्पीसीज़ का है या नहीं। अगर खुद की ही स्पीसीज़ का है तो यहाँ पर फिर सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी चेक करी जाती है। जैसे हमने एग्जांपल के अंदर में बात करी थी टोबैको प्लांट की, टोबैको प्लांट के अंदर में सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी होती है। तो टोबैको का अगर प्लांट होगा तो वो ये भी देखेगा कि ये खुद के ही प्लांट का तो कहीं पॉलन ग्रेन नहीं है, तो इस चीज़ की भी यहाँ पर जांच करी जाएगी। वो पॉलन ग्रेन हेल्दी है कि नहीं है, उसके अंदर में कितना न्यूट्रिशन है, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक दूसरे से वो क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा इंटरैक्ट करते हैं। और इसी इंटरैक्शन को बोला जाता है, मतलब इस चीज़ को ही क्या होता है, मतलब कि हम लोग पॉइंट में पढ़ते हैं रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन। हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में सबसे पहला काम क्या होगा कि कॉम्पैटिबल पॉलन जो है उसकी पहचान करी जाएगी कि जो पॉलन ग्रेन आया हुआ है कॉम्पैटिबल पॉलन, वो कॉम्पैटिबल है या नहीं, जो पॉलन ग्रेन आया हुआ है वो कॉम्पैटिबल है या नहीं। तो रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन ये हो जाता है हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है कि रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर एक बार जब वो पॉलन ग्रेन अपना पता चल गया, ये सारी बातें अभी आप ध्यान से बस सुनते चलना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये चीज़ें 4 ही पॉइंट हैं, चारों ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम इसी 4 पॉइंट को सिर्फ इस आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो लिखने वाला थ्योरी वाला पोर्शन है वो अपन वीडियो के लास्ट में वो भी लिख के आपको समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं क्या, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी कि पॉलन ट्यूब जो है, अब एक बार अगर पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पर लैंड किया और लैंड करने के बाद अब पता चल गया कि हाँ ठीक है ये पॉलन ग्रेन बिल्कुल ठीक है, कॉम्पैटिबल है, सब कुछ सही है इसका, है ना, अपनी स्पीसीज़ का है वो बाकी सारी चीज़ें। तो अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब पॉलन ग्रेन जब यहाँ पर आकर शेड होता है, उसके बाद याद कीजिए हमने यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वाले टॉपिक के अंदर में हमने डिस्कस करा था डायग्राम बनाकर कि पॉलन ग्रेन आता है, स्टिग्मा के ऊपर में लैंड जब कर जाता है तो वो भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और वो क्या करता है कि स्टिग्मा से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है,
एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको वो याद आ रहा हो तो ठीक है, वरना आप एक बार ये चारों जल्दी से अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग आगे डायग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं उसके बाद में। तो हालांकि डायग्राम अगर आपके पास नोट्स है तो वहाँ पर डायग्राम इस तरीके से बनाया था हमने, है ना। यहाँ पर पॉलन ग्रेन आता है और उसके बाद क्या होता है कि ये चूँकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है तो जिसके थ्रू क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। याद रखना, मॉइस्चर बताया था हमने कि हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रो नहीं था ये, हाइग्रो का मतलब क्या होता है मॉइस्चर। तो ये क्या करता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेलअप होता है। स्वेलअप होने के बाद इसके अंदर से ये इंटाइन वाली लेयर जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, और एक्सटेंड होने के बाद ये जो बाहर वाला पोर्शन निकलता है इसी को हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पर आ जाता है अपना सेकंड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। सेकंड अपना इवेंट क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी कि जब एक बार पॉलन की कॉम्पैटिबिलिटी चेक हो जाती है, ओके हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो पॉलन ग्रेन जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होने की वजह से वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता, मॉइस्चर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जर्म पोर के थ्रू, किसी भी एक जर्म पोर के थ्रू क्या होता है कि उसकी इंटाइन की लेयर बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब जो है वो अब क्या करता है कि ये जो स्टिग्मा की वॉल होगी, ये जो स्टिग्मा है ना, तो इस स्टिग्मा के अंदर में क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो क्या करता है कि उसके अंदर में होल क्रिएट कर देता है, ठीक है, उसके अंदर में वो पियर्स कर देता है, छेद बना देता है, और उसी के अंदर में ये अपना पॉलन ट्यूब एंटर करता चला जाता है। आगे आगे में कौन से सेल होंगे अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर आगे में होता है वेजिटेटिव सेल, याद है ना। तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल होगा और पीछे में 2 मेल गैमेट होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग लिख चुके हैं पहले ही वीडियो में। आप डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वाला जो वीडियो था वो आप देख लेना। तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट होंगे। पहले ये क्या था जिसको हम लोग जेनरेटिव सेल कहते थे, जिसके बाद उसके अंदर माइटोसिस हुआ था और फिर वो 2 न्यूक्लियस के अंदर में कन्वर्ट हो गया था, और वो दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या कहे जाते थे, मेल गैमेट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ट्यूब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पर होता चला जाता है। तो अब ये क्या करता है कि यहाँ पर इसकी वॉल को, स्टिग्मा की वॉल को वो डिसॉल्व करता है, और डिसॉल्व करके ये अंदर अंदर घुसता चला जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलन ट्यूब कहते थे। आगे हमें वेजिटेटिव सेल होगा और ये मेल गैमेट होगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं अपनी क्या, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ। अब ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कौन रेगुलेट कर रहा होता है, वेजिटेटिव सेल। अगर हम लोग वेजिटेटिव सेल को मार दें तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। क्वेश्चन कई बार एक दो बार पूछा गया है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की, हाइपोथेटिकल नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वेजिटेटिव सेल की मानकर चलते हैं कि अगर डेथ हो गई, पॉलन ट्यूब बन रहा था और वेजिटेटिव सेल अगर डेथ हो गई तो उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर पॉलन ट्यूब बन रहा है और पीछे जो जेनरेटिव सेल थे या जनरेटिव जो न्यूक्लियस था, अगर उसको अगर हमने किल कर दिया तो क्या होगा, क्या पॉलन ट्यूब बनेगा, हाँ बनेगा। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो वेजिटेटिव सेल तो अभी जिंदा है, हमने सिर्फ किसको मारा, अगर पीछे जेनरेटिव सेल को यानी कि मेल गैमेट को अगर मार दिया तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये मर जाएगा और वेजिटेटिव सेल आगे आगे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता चलेगा। तो पॉलन ट्यूब तो पूरा बन जाएगा, लेकिन उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि मेल गैमेट वहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड। ये जब चीज़ें हो जाती हैं तो इसके बाद अब होता है थर्ड इवेंट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता हुआ आया, तो अब वो आएगा कहाँ पे अल्टीमेटली, वो तो जाएगा ओव्यूल के अंदर में ही। ये है अपना एम्ब्रियो सैक, ये न्यूसेलस, ये इंटेगुमेंट की लेयर, आप अब पहचान रहे होंगे काफ़ी आसानी से। ये माइक्रोपाइल, ये चलेजा, ठीक है, माइक्रोपाइल और चलेजा शो करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब क्या होता है कि पॉलन ट्यूब अब इधर से आ रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर किस में पड़ा हुआ है, ऐसे हम मान लेते हैं कि बड़ा सा ये क्या है, ओवरी। तो अब इधर से पॉलन ट्यूब आया भाई साहब, इधर से ऐसा पॉलन ट्यूब आ रहा है। तो अब पॉलन ट्यूब जो आया ना, ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाना है इसको, यहाँ पे अंदर में, चूँकि यहाँ पर क्या है, फीमेल गैमेट अपना प्रेजेंट है, एग सेल जिसको कह रहे हैं। चूँकि पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुँचेगा और उसके पीछे जो यहाँ पर जो 2 मेल गैमेट थे वो यहाँ पर फीमेल गैमेट तक पहुँचाने हैं, इसी वजह से तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है। तो तीसरा इवेंट अपना क्या है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल।
तो ये ओव्यूल में अब इंटर करेगा, यहाँ तक तो आ गया। अब इस ओव्यूल में इंटर करने वाला है। तो अब ओव्यूल में कहाँ कहाँ से इंटर कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि ये माइक्रोपाइल है, यहाँ से एक होल बना हुआ है, एक ओपनिंग है, और हमने पढ़ा भी था कि इट प्रोवाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, इट फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो माइक्रोपाइल क्या करता है कि ओव्यूल की एंट्री को परमिट करता है कि यहीं से जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर करे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हम एग्जाम्पल की भी बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट में ऐसा होता है, किस प्लांट में नहीं होता है, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अपने को समझना ये है कि ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा है ना, ये क्या हो सकता है। पहला पास तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा समझ लेते हैं कि पॉलन ट्यूब आया और इसके अंदर में ऐसे माइक्रोपाइल के साइड में इधर से आके नीचे से यूँ घुस गया, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब ग्रो करता हुआ आया और आके माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर गया। पहला तो रास्ता ये हो सकता है, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब किस किस टाइप का होगा, तो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, पोरोगेमी। क्या कहेंगे, पोरोगेमी। वर्ड ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पोरोगेमी कहते हैं। ये क्या था, एक माइक्रोपाइल क्या है, एक टाइप का पोर है, एक ओपनिंग है, एक होल है, और उस होल के थ्रू ही ये एंटर करेगा अगर एम्ब्रियो सैक में। तो इसको हम लोग कहेंगे, इस टाइप के एंट्री को बोला जाता है पोरोगेमी, पोर्स के थ्रू एंटर होना, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि चलो भाई साहब ये तो हो गया कि पोरोगेमी भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पॉलन ट्यूब जो है वो डायरेक्टली इधर से यूं घूम के ना जाके यहीं से डायरेक्टली चलेजा को तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुस जाए। अभी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, दो पॉइंट के अंदर में डिवाइड करा था, इसमें अभी फोर्थ पॉइंट भी आएगा। थर्ड में हमने लिख रखा है क्या, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, और फोर्थ में हमने लिख रखा है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, ओव्यूल में एंट्री की। यानी कि अभी देखो यहाँ पर जहाँ कहीं भी हमने पॉलन ट्यूब बनाया है वो सिर्फ ओव्यूल में एंट्री तक का बनाया है, अभी एम्ब्रियो सैक तक नहीं पहुँचा रखा है हमने, है ना, क्योंकि इसकी इवेंट अभी जो है वो बाद में होगी, थोड़ी देर बाद। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ ओव्यूल में जो एंट्री होगी ना, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पोरोगेमी बोला जा सकता है। या फिर अगर चलेजा के थ्रू एंटर कर जाए, लेकिन चलेजा के थ्रू क्या एकदम एम्ब्रियो सैक तक एंटर करेगा, नहीं, वो तो फोर्थ पॉइंट में हम अपन डिस्कस करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि ये ओव्यूल में एंटर कर सकता है, किसके थ्रू, चलेजा के थ्रू। और अगर चलेजा के थ्रू अगर एंटर करेगा तो इसे हम कहेंगे चैलेजोगेमी। सेकेंड कंडीशन आ सकती है चैलेजोगेमी, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होगा तो पोरोगेमी, चलेजा को ही तोड़ के सीधा घुस जाए तो हम लोग कहेंगे चैलेजोगेमी। या फिर ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, और थर्ड रास्ता ये होता है अपना ये इधर से, बाकी और कहीं से भी घुसे, समझ गए ना। मतलब चाहे इंटेग्यूमेंट, इधर इंटेग्यूमेंट है, 2 लेयर इंटेग्यूमेंट की है, तो इंटेग्यूमेंट से या तो इधर से एंटर कर जाए, इधर भी 2 लेयर इंटेग्यूमेंट की थी और साथ में अपना रैफे भी था, तो रैफे के थ्रू भी इंटर कर जाए या इंटेग्यूमेंट के थ्रू। मतलब इन दोनों एरिया को छोड़कर, माइक्रोपाइल को छोड़कर और चलेजा को छोड़कर बाकी और कहीं से भी पॉलन ट्यूब घुस सकता है अंदर, और बाकी छोड़ के कहीं से भी जाए तो इससे हम लोग कहेंगे थर्ड मीजोगेमी। तो यहाँ पर 3 अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है ना, एंटर करने के पॉलन ट्यूब को, किसमें, ओव्यूल में। तो ओव्यूल के अंदर में पॉलन ट्यूब जो है वो 3 रास्तों से घुस सकता है। पहला है हो गया माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से घुसेगा तो हम लोग कहेंगे पोरोगेमी। चलेजा के थ्रू एंटर कर सकता है, हम लोग कहेंगे चलेजोगेमी। और इन दोनों के अलावा फ्यूनिकल से या इंटेग्यूमेंट से या रैफे से अगर कहीं से एंटर करता है तो हम लोग कहेंगे मीजोगेमी, ठीक है। और इस पॉलन ट्यूब को, ये पॉलन ट्यूब आखिर यहाँ तक पहुँच ही क्यों रहा है, ये जा ही क्यों रहा है, तो याद करो, ये भी हमने बता रखा है कि ये इसी के थ्रू, इसी के मतलब पॉलन ट्यूब को कैसे पता कि ये इसी में आना है या इधर से भी जाके यूं क्यों घूम जा रहा है, ये अंदर में पॉलन ट्यूब की तरफ ही क्यों बार बार सभी जा रहे हैं। ये ऐसे बाहर भी निकल सकता था, लेकिन नहीं, इनको रेगुलेट करने का, इनको गाइड करने का काम जो है वो करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये भी मैंने किसी न किसी वीडियो के अंदर में कवर करा था, शायद पिछली वीडियो में नहीं। पॉलिनेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉलिनेशन जिस वीडियो में स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था पॉलिनेशन के पहले वाला लेक्चर, उसके अंदर में हमने कवर करा था, जहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर और ये जो हमने डिस्कस करा था एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में था, या मेगा
गैमेटोजेनेसिस या ऐसा कुछ जो एक टॉपिक था मेगा गैमेटोजेनेसिस वाले वीडियो के अंदर में। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या होता है कि सिनर्जिड सेल्स होते हैं यहाँ पर नीचे में, इसे हम लोग कहते हैं एग एपरेटस। यहाँ पर होते हैं सिनर्जिड सेल, ये दोनों सिनर्जिड सेल हैं। और सिनर्जिड सेल के नीचे क्या होगा कि इस तरीके से विलाई लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो कि क्या करता है फिलीफॉर्म एपरेटस कि न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेके और प्रोवाइड करता है सिनर्जिड को, ये दोनों कौन से सेल्स होंगे, सिनर्जिड। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेके और सिनर्जिड को देने का काम किसका होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का। और साथ ही साथ ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को भी डायरेक्ट करता है, ग्रोथ की डायरेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना क्या, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। आपको हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से, तो आप ले लें। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि यहाँ तक तो ठीक है, ओव्यूल तक के अंदर तक तो ये चीज़ें पहुँच गई, पॉलन ट्यूब अंदर पहुँच गया। लेकिन एक बार जब ये अंदर तक पहुँच जाता है ना ओव्यूल के, तो ओव्यूल के अंदर तक पहुँचने तक के लिए इसको रेगुलेट करने का काम, इसको ग्रोथ करने का काम कौन कर रहा था, इसको अपने कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा था, फिलीफॉर्म एपरेटस है ना। वेजिटेटिव सेल तो था ही। वेजिटेटिव सेल क्या कर रहा है कि वेजिटेटिव सेल जो आगे आगे पॉलन ट्यूब के चल रहा है ना, ये क्या काम कर रहा है कि ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ट्यूब जो है वो हमेशा बढ़ता रहे, बड़ा होता रहे। लेकिन ये जाएगा किधर, इसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा था, फिलीफॉर्म एपरेटस। लेकिन ये फिलीफॉर्म एपरेटस सिर्फ किस तक, कहाँ तक रेगुलेट करने का काम करता है, सिर्फ थर्ड पॉइंट यानी कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल तक। सिर्फ क्या करेगा कि ओव्यूल में जब तक एंटर हो रहा है तभी तक ये फिलीफॉर्म एपरेटस उसको रेगुलेट करता है। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में अब वो क्या होगा कि अब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, और एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस उसको रेगुलेट नहीं करता। तो फोर्थ आ जाता है अपना एंट्री of pollen tube into embryo sac। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आपको आज थोड़ी एनर्जी आज भी डाउन नज़र आ रही होगी। आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। इसी वजह से वीडियो वगैरह भी नहीं आ पा रहा था। चलिए देखिए, तो पॉलन ट्यूब जो है वो अब किस तरीके से एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा। अब यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर में कौन कौन से सेल्स थे। तो यहाँ पर तो था 2 सेल, 3 सेल। कौन कौन से, इन तीनों सेल्स को हम लोग कहते थे एंटीपोडल सेल्स, सही है ना। नीचे की तरफ में यहाँ पर 2 सेल्स होंगे, इन 2 सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। और एक बड़ा सा सेल होगा जिसको हम लोग कहेंगे एग सेल, जिसको फीमेल गैमेट भी बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पर बीच में ये सेंट्रल सेल है, बीच वाला, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होगा, और 2 न्यूक्लियस होगा। इन दोनों न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते थे, पोलर न्यूक्लिया। ये सारे के सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ये भी क्या है, हैप्लॉइड एग सेल। एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड हैं। इन तीनों सेल को मिलाकर क्या बोलते थे, एग एपरेटस, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि अब पॉलन ट्यूब जो है ना वो ओव्यूल में तो एंटर कर गया था। इसके बाहर में कौन सी लेयर थी, एक न्यूसेलस की, ठीक है ना। और न्यूसेलस के बाहर, मतलब न्यूसेलस सिनर्जिड सेल्स के बाहर न्यूसेलस के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता था, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि क्या करता था, इस न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेके सिनर्जिड तक पहुँचा देने का काम करता था। अब इसका रोल ख़त्म हो गया, यहाँ तक तो पॉलन ट्यूब पहुँच ही गया था। अब बात कर रहे हैं कि ये अब एंटर करेगा इस एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक में अब कैसे एंटर करेगा, तो एम्ब्रियो सैक में जब एंटर करने की बारी आती है तो ये क्या करता है कि अब देखो रास्ता तो पैक है ना, इधर से एंटर किया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने ओव्यूल के अंदर में जब एंट्री की बात करी तो ओव्यूल के अंदर में एंटर कहाँ से कर सकता है, या तो माइक्रोफाइल से, या तो चलेजा से, या फिर इंटेग्यूमेंट के थ्रू, या रैफे के थ्रू, है ना, इन सबों के थ्रू। तो ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है वो कहीं से भी हो सकती है, मतलब वो माइक्रोपाइलर एंड से भी हो सकता है, वो आपके चलेजल एंड से भी हो सकता है, वो आपके इंटेग्यूमेंट से भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होगी एम्ब्रियो सैक में,
वो हमेशा एग एपरेटस के थ्रू होती है, जिधर एग एपरेटस होता है। ठीक है, मतलब कि इसके बाहर में एक न्यूक्लियस की लेयर थी, अभी उसके बाहर में 2 इंटेगुमेंट की लेयर थी, क्या है ना, और इसी वजह से इसको माइक्रोपाइल कहते थे। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर किया तब तो ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से एंटर नहीं भी किया होगा ना, तो क्या होगा कि जैसे मानकर चलते हैं कि ये इधर से एंटर किया था, चैलेजा को तोड़ के अंदर आ गया। ठीक है, तो अंदर तो आ गया, लेकिन अब यहाँ से ऐसे नहीं कि अंदर अंदर तक पहुँच जाएगा, नहीं, अब क्या होगा कि अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब ये इधर घूम के आएगा। ओव्यूल में तो एंटर कर सकता है किधर से भी, इधर से भी हो सकता था कि एंटर कर गया था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच जाएगा। लेकिन अब एम्ब्रियो सैक में जब घुसना होगा ना, तो यहाँ से डायरेक्ट तोड़ के अंदर नहीं जाएगा, ये भी अब क्या करेगा, वापस से इधर से घूम के यूँ आएगा इधर, और इधर आके फिर वो सभी एक एपरेटस के थ्रू ही एंटर करते हैं। तो बात ध्यान रखिएगा कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब जो एम्ब्रियो ओव्यूल में जो है वो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। 3 डायरेक्शन हमने बताया, चैलेजोगेमी, पोरोगेमी और मीजोगेमी, 3 अलग अलग वर्ड देते थे, 3 अलग अलग नाम देते थे। और लेकिन अगर हम बात कर लें एम्ब्रियो सैक की, तो एम्ब्रियो सैक में जब एंटर करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है थ्रू सिनर्जिड सेल। ठीक है, यानी कि एक एपरेटस जो है उसी के थ्रू एंटर कर सकता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या कुछ रीज़न है, ठीक है ना, फ़ायदा क्या है इसका। तो फ़ायदा तो ये है क्योंकि इसको पहली बात कि लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेल होता है, तो यहीं से अगर एंटर करेगा तो इसको तोड़ देगा। ठीक है, आसानी से यहाँ तक पहुँच सकता है। ये तो हो गया पहला रीज़न, और मतलब ये तो हो गया फ़ायदा। लेकिन अगर रीज़न क्या है, आखिर ये इधर आ कैसे जा रहे हैं, तो इधर आते हैं वो सिनर्जिड सेल की वजह से। ये जो सिनर्जिड है ना, बताया आपको कि पॉलन ट्यूब जो है वो फिलिफ उसकी ग्रोथ को डायरेक्ट करने का काम, कि वो किधर किधर जाएगा, वो काम कौन कर रहा था, फिलिफॉर्म एपरेटस। लेकिन फिलिफॉर्म एपरेटस सिर्फ तब तक कंट्रोल कर रहा था जबकि वो ओव्यूल में एंटर नहीं कर गया था। थर्ड पॉइंट हमारा है ना, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। लेकिन एक बार ओव्यूल में जब एंट्री कर जाता है तो फिर फिलिफॉर्म एपरेटस का काम खत्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि सिनर्जिड सेल खुद कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसके इन्फ्लुएंस में पॉलन ट्यूब अब इसकी तरफ घूम के आना शुरू कर देते हैं। तो सिनर्जिड सेल भी कुछ केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब एक बार जब ओव्यूल में एंटर तो कर जाते हैं, क्योंकि ओव्यूल के बाहर ना उसका असर थोड़ा कम होता है। फिलिफॉर्म एपरेटस का असर जो है वो ओव्यूल के बाहर भी होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो बाहर से भी अपने आप को अंदर की तरफ रेगुलेट कर लेता है, तो वो किधर से भी अंदर तक आ जाता है। लेकिन एक बार जब वो ओव्यूल के अंदर में किसी भी रास्ते के थ्रू घुस गए, तो उसके बाद अब क्या होता है कि अब वो सिनर्जिड के मोह माया में फंस जाते हैं, और जिधर सिनर्जिड होता है वो उधर ही अब घूम के जाना शुरू कर देते हैं। तो चाहे इधर से आ रहा हो तो भी, मीजोगेमी हो रही हो तो भी, और चैलेजोगेमी हो रही हो तो भी, तो पोरोगेमी हो, चैलेजोगेमी हो या मीजोगेमी हो, किधर से भी पॉलन ट्यूब अंदर आए। लेकिन एम्ब्रियो सैक में जब उसको एंटर करना होगा तो वो हमेशा एक एपरेटस के थ्रू एंटर करेगा। अब यहाँ से अब क्या होता है कि ये यहाँ पर अब सामने अब कौन है, 2 सेल, सिनर्जिड सेल। अब इसी की मोह माया में फंस के बेचारा इसके पीछे पीछे इसकी सुगंध को सूंघता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, और पहुँचने के बाद इसके अंदर में छेद कर देता है, इसे तोड़ देता है पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब है, ऐसा समझना, ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाता है। वेजिटेटिव सेल आगे था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वेजिटेटिव सेल की भी हालत ख़राब हो जाती है। वेजिटेटिव सेल जो है वो ख़त्म, ठीक है, ये डीजनरेट, डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। पॉलन ट्यूब जो वो अंदर आता है और धड़ाक से अंदर में घुस जाता है, और अंदर घुसते ही क्या करेगा कि इसको तोड़ फोड़ देगा, है ना। सिनर्जिड सेल में घुस रहा है तो किसी भी एक सिनर्जिड सेल को वो क्या कर देता है कि तोड़ देता है। और पीछे पीछे क्या थे, 2 राजकुमार। कौन राजकुमार, मेल गैमेट। नज़र आ रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, ये कौन से थे, मेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट दोनों राजकुमार क्या होंगे कि अब अंदर घुस जाएंगे, और अंदर जो ही घुसते हैं मतलब यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और ये दोनों जो है वो अंदर की तरफ एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर में घुस जाएंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी आई थिंक। अब अंदर घुसने के बाद क्या करेंगे, क्या धूम धड़ाका मचाएंगे अंदर, इसके अंदर में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, तो उन सबों की बात हम करेंगे आगे फर्टिलाइजेशन में, कि अब ये जो मेल गैमेट के हैं अब किसके साथ फ्यूज़ करेंगे, इनके साथ क्या होगा, है ना, एंटीपोडल सेल्स क्या करेंगे, फिर सिनर्जिड सेल का क्या होगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो सैक में जो एंटर करता है पॉलन ट्यूब, वो किसी एक सिनर्जिड को ब्रेक करते हुए अंदर जाता है, जिसकी वजह से सिनर्जिड सेल एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेल गैमेट अंदर में रिलीज कर दिए जाएंगे। और इसी दौरान एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी दौरान क्या होता है कि जो ही ये अंदर में एंटर करते हैं, एंटर करने के साथ ही क्या होगा कि ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई थे, ये दोनों अब फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फ्यूज़ का मतलब ये दोनों अब आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों जुड़ के क्या होंगे कि एक ही न्यूक्लियस बना देंगे, थोड़े समय के बाद ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना देंगे। वो दोनों न्यूक्लियस कैसा था,
हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई कैसे थे, हैप्लॉइड। अब ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आपस में कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉइड। और इसको अब हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक बार अभी लिख लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो 4 पार्ट के अंदर में था। चलिए रिवीजन हम लोग आगे एक बार समराइज कर लेंगे, पहले इसको जल्दी से। अगर आपको नोट डाउन करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे आगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि डेफिनेशन की, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होगा। इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, कहाँ से, पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जब पॉलन डिपॉजिट हो जाता है, अंटिल पॉलन ट्यूब्स इंटर द ओव्यूल, जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाता, ओव्यूल या फिर एम्ब्रियो सैक में जब तक एंटर नहीं कर जाता, आर टुगेदर रेफर्ड टू एज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। उन्हीं सभी इवेंट्स को कलेक्टिवली जब तक स्टिग्मा पर लैंड करने से लेके ओव्यूल में एंटर करने तक या एम्ब्रियो सैक में एंटर करने तक का जो टोटल इवेंट होता है उसको हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहला आता है रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पॉलन। सबसे पहला कि पॉलन ग्रेन जो है उसकी पहचान होना कि वो कॉम्पैटिबल है या नहीं। क्या होता है, कॉम्पैटिबल पॉलन इज रिकॉग्नाइज्ड, कॉम्पैटिबल पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है राइट आफ्टर द पॉलन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। जो ही ट्रांसफर होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर में, जो ही पॉलिनेशन होता है उसके बाद तुरंत ही क्या किया जाता है कि उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पिस्टल ऑफ द पॉलन, है ना, इट इज रिकॉग्नाइज, सॉरी एक मिनट, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पिस्टल, हाँ है ना, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पिस्टल, कि ये पिस्टल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इफ द पॉलन इज कॉम्पैटिबल, यदि मतलब कि क्या जो पॉलन है वो कॉम्पैटिबल है और नॉट। ठीक है, तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पिस्टल इफ द पॉलन इज कॉम्पैटिबल और नॉट, कि पॉलन जो है वो कॉम्पैटिबल है या नहीं। कॉम्पैटिबल से क्या मतलब है, ऑफ दी सेम स्पीसीज, कि क्या वो सेम स्पीसीज का है, और राइट टाइप, राइट टाइप का मतलब आप समझ गए ना, कि मतलब सही है या नहीं, या सेम स्पीसीज का है नहीं, उसको पहचान किया जाता है कि क्या ये ऐसा है, कॉम्पैटिबल है और नॉट या नहीं। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, इट इज डन बाय केमिकल्स ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विथ पिस्टल। पिस्टल और पॉलन के बीच में जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उसके द्वारा ये आपस में इंटरैक्ट करके ये पता लगाते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो कॉम्पैटिबल है या नहीं। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की, कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो अब किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पॉलन आफ्टर गेटिंग अटैच्ड टू स्टिग्मा, जो ही वो स्टिग्मा पर अटैच होता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेल, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड स्वेल, वो जो ही स्टिग्मा के ऊपर में आता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और स्वेल अप होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट ये सारी इवेंट्स जो हैं, ये सारा डायग्राम जो है वो हम लोग बना चुके हैं पहले ही। आफ्टर दैट क्या होगा, इट जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा, वो स्टिग्मा के ऊपर में जर्मिनेट होगा, टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर, किसी भी एक जर्मपोर के थ्रू जब वो स्वेलअप होता है तो जर्मपोर के थ्रू एक पॉलन ट्यूब उसकी मतलब इंटाइन की लेयर बाहर आ जाती है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन होना, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, वो किसके थ्रू ग्रो करता है, टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, वो स्टिग्मा जो फ्लैट सरफेस था उसी के टिश्यू को वो डिसॉल्व करता है और स्टाइल को भी टिश्यू को डिसॉल्व करता जाता है और पॉलन ट्यूब बनाता जाता है बाय सिक्रेटिंग द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट देम। ठीक है, जो कि कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब क्या करता है कि उसको डाइजेस्ट करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। द वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंट्रोल्स, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पहले हम पढ़ चुके हैं। मीनवाइल, जबकि द जेनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, जनरेटिव सेल जो होगा वो डिवाइड कर जाएगा माइटोटिकली, और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। सिंपल है, यहाँ पर भी कोई भी नई बात नहीं आई हुई है, आप जल्दी से इसे नोट करेंगे। अब आता है थर्ड, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल।
कि अब पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर में किस तरीके से एंटर करेगा। पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल आइदर थ्रू, पॉलन ट्यूब जो है वो 3 रास्ते से एंटर कर सकते हैं। अभी हमने देखा माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेंगे तो पोरोगेमी कहेंगे। ऐसा किस में देखने को मिलता है, कैप्सुला में एंड मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में। अगर चैलेजा के थ्रू एंटर करते हैं तो हम उससे चैलेजोगेमी कहते हैं। ऐसा हमको देखने को मिलता है वॉलनट के अंदर में। और इंटेग्यूमेंट्स, फ्यूनिकल, रैफे के थ्रू अगर एंटर करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं मीजोगेमी। और ऐसा हमको देखने को मिलता है कुकुरबिट्स फैमिली के अंदर में, कुकुरबिटेसी फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर में ऐसा देखने को मिलता है। फिलीफॉर्म एपरेटस डायरेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब बाय सीक्रेटिंग सम हार्मोन्स। और जो पॉलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ को डायरेक्ट करने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। कैसे, बाय सीक्रेटिंग सम हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करता है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करने का काम करता है। आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे 4th पॉइंट की। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में किस तरीके से ये एंटर करेगा पॉलन ट्यूब। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलन ट्यूब कैन एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द एनी पैसेज। बात करी हमने कि इनटू द ओव्यूल जब एंटर करेगा तो वो किसी भी पैसेज के थ्रू एंटर कर सकता है, बट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक इट एंटर ओनली थ्रू दी एग एपरेटस। लेकिन एग जब एम्ब्रियो सैक के थ्रू, एम्ब्रियो सैक के अगर अंदर इंटर करना होगा तो सिर्फ एग एपरेटस के थ्रू ही इंटर कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर द एंट्रेंस इनसाइड द ओव्यूल। एक बार जब वो ओव्यूल के अंदर में एंटर कर जाते हैं, इट ग्रोज टुवर्ड्स द एग एपरेटस। एग एपरेटस की तरफ ग्रोज करना शुरू कर देते हैं बिकॉज सिनर्जिड सेल्स सीक्रेट सम हार्मोन्स विच अट्रैक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। बात करी हमने कि ओव्यूल में तो किसी भी रास्ते से एंटर कर जाता है, लेकिन ओव्यूल में एंटर करने के बाद क्या होता है कि सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, सिनर्जिड सेल की। पॉलन ट्यूब के अंदर में जब एंट्री होती है तो वो फिलीफॉर्म एपरेटस की वजह से होती है, लेकिन एक बार पॉलन ट्यूब के अंदर में एंट्री हो गई और एम्ब्रियो सैक में जब एंट्री करवानी है तो वहाँ पर सिनर्जिड सेल कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद आता है द पॉलन ट्यूब रिलीज्ड ऑल कंटेंट्स इंक्लूडिंग बोथ मेल गैमेट। जिसके बाद क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जो होंगे वो सारे के सारा अपना कंटेंट जो है वो रिलीज कर देते हैं किसके अंदर में, इनसाइड द डीजनरेटिंग सिनर्जिड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। वो सिनर्जिड सेल के अंदर में घुस जाएंगे और उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के साथ ही क्या होगा कि पॉलन ट्यूब के अंदर में जो कुछ भी होगा इंक्लूडिंग बोथ मेल गैमेट, है ना, दोनों मेल गैमेट को भी वो क्या करेंगे कि डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर में मतलब रिलीज कर देंगे। तो लिखा हुआ है वही कि द पॉलन ट्यूब रिलीज्ड ऑल कंटेंट्स इंक्लूडिंग बोथ मेल गैमेट्स इनसाइड द डीजनरेटिंग सिनर्जिड ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर वो डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर में अपना सारा का सारा कंटेंट इंक्लूडिंग बोथ मेल गैमेट रिलीज कर देते हैं। अब ये सारा कुछ भी जो इवेंट है, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं तो NCERT पेज नंबर 32 पे आपको मिल जाएगा। फिगर है 2.12 और इसके अंदर में आपको पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखा रखी है। C वाले डायग्राम के अंदर में, D वाले में किस तरीके से पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर कर चुका है और सिनर्जिड सेल को ब्रेक करने वाला है, और E वाले डायग्राम के अंदर में किस तरीके से वो अंदर एंटर कर चुका है, और साथ ही दोनों जो अपने पोलर न्यूक्लियाई थे वो अब किस तरीके से फ्यूज़ हो रहे हैं, और फ्यूज़ होकर E वाले डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से वो दोनों फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का बाद में फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ जिन किसी को भी नहीं पता होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।